आजकल एडोलेसेंस जो सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे है वो बहुत चर्चित हुई है क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स उसको देख के हिल गए हैं और बहुत सारे फिल्म मेकर्स और अलग अलग लोग इसके बारे में रिव्यूज़ लिख रहे हैं और इसकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। मैंने एज अ थेरेपिस्ट अपना रिव्यू ऑलरेडी फेसबुक पे इसके बारे में डाला हुआ है इंग्लिश में, बट आज की जो वीडियो है ये मैं मेरे हिंदी फॉलोअर्स के लिए बना रही हूँ। मैंने भी वो सीरीज़ देखी है जो 4 हिस्सों में है और इस सीरीज़ से जुड़े हुए मेरे कई विचार और मेरा एक प्रोफेशनल जो नज़रिया है एज अ थेरेपिस्ट, ये मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये समझना है कि ये जो सीरीज़ है ये एक बच्चे के बारे में है जो 13 साल का है, यूके या यूरोप के एक जगह पे बड़ा हो रहा है। सीरीज़ की शुरुआत होती है 13 साल का बच्चा अरेस्ट होता है क्योंकि इसने चाकू से अपनी क्लासमेट एक लड़की का खून किया है। अब जैसे ही सीरीज़ आगे बढ़ती है हमें समझ में आता है कि ये चीज़ ये बच्चे ने बहुत ही आक्रोश में आके या बहुत ही इम्पल्सिवली करी हुई है। और वो सीरीज़ बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने बताया है कि इसमें पेरेंट्स का क्या रोल है या क्या फीलिंग्स है, अथॉरिटीज़ इसको कैसे देखते हैं और बच्चे का खुद का इसके बारे में क्या रवैया है। तो ये मैं वीडियो में 2-3 चीज़ें पॉइंट करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जो चीज़ मुझे बहुत पावरफुल लगी वो लास्ट एपिसोड में जब पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें तो लगा था कि हमारा बच्चा अगर अपने कमरे में है तो वो सुरक्षित है, पर ये सही नहीं है। एक्चुअली हमें लगता है कि अगर हमारा बच्चा अपने कमरे में है तो वो दुनिया से बच के है, दुनिया उसको कुछ नहीं कर सकती है और शायद बच्चे का कमरा उसका सबसे सेफ जगह है। बट अगर उस कमरे में बच्चे के साथ आपने सोशल मीडिया रख दिया तो वो बच्चे के लिए पूरी दुनिया खुल जाती है। ये बच्चा अपने ही कमरे में रहता था पर वहाँ पे सोशल मीडिया के द्वारा उसको इस तरह का कंटेंट दिया गया सोशल मीडिया ने या एल्गोरिथम्स ने, जो 13 साल के बच्चे के लिए था ही नहीं। ये ऐसा कंटेंट था जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के बारे में था कि मर्द क्या होता है, मर्दों को कैसे होना चाहिए, लड़कियों को किस प्रकार के मर्द अच्छे लगते हैं, तो जिसको हम टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, इस तरह का कंटेंट कुछ ये बच्चा देखता था। कंटेंट तो चलो जो भी देखता हो, बट ऑनलाइन जो साइबर बुलिंग होता है ये भी इसमें इनडायरेक्टली दिखाया गया है कि इस बच्चे को अपने स्कूल में तो बुलिंग होता ही था ऑफलाइन, पर ऑनलाइन भी इसके साथ सोशल मीडिया के द्वारा बुलिंग होता था, जहाँ पे उसको नामर्द या उसको लड़की जैसा है या लड़का नहीं है, गुड लुकिंग नहीं है, इस तरह का कुछ बुलिंग किया जाता था। ये समझना बहुत ज़रूरी है एज पेरेंट्स के। हमें अगर लगे कि हमारा बच्चा अकेला अपने रूम में फ़ोन लेके बैठा है तो वो एक्चुअली सुरक्षित है, ये बिल्कुल गलत है। वो सबसे ज़्यादा असुरक्षित है अगर उसके हाथ में सोशल मीडिया है, क्योंकि यहाँ पे उसको एक्सपोजर मिल जाता है हर किस्म के कंटेंट का, बिना कोई एडिटिंग के, बिना कोई रूल्स रेगुलेशंस के। कोई भी किस्म का कंटेंट ये बच्चा देख सकता है और इसी कोई भी किस्म का इंसान उसकी तरफ आ सकता है, वो उसके कांटेक्ट में आ सकता है। तो जो चीज़ से हम बच्चे को बचाना चाहते हैं वो चीज़ हम सोशल मीडिया के द्वारा उसके कमरे तक ले आते हैं। वो है एडल्ट कंटेंट, पोर्नोग्राफी, ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की जो भी कंटेंट है, या जो भी इन्फ्लुएंसर्स भी अलग अलग किस्म के तरीक़ों से ये यंग माइंड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, सारा कंटेंट आपके बच्चे के रूम में आ रहा है। तो एज पेरेंट्स ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये सबसे पहला मैसेज है ये सीरीज़ का। दूसरा मैसेज मेरे हिसाब से ये है कि आजकल या शायद सालों से ये एक बहुत ही गलत नज़रिया बन रहा है कि अगर एक लड़का है या एक पुरुष है तो उसको बहुत ही मैस्कुलिन दिखने के लिए फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, सबसे लड़ना चाहिए, गुस्सा दिखाना चाहिए, लड़कियों को डोमिनेट करना चाहिए या कभी कभी वायलेंट बिहेवियर करना चाहिए। इसको हम टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी बोलते हैं। और जो लड़के ऐसे नहीं हैं उनको नामर्द कहा जाता है, उनको नॉट अट्रैक्टिव तरीके से देखा जाता है। अब ये कुछ कल्चरली है, सोसाइटी ने ही ये जो है आइडिया पुश किया है पिक्चरों के द्वारा, सीरीज़ के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा। कितनी सारी लड़कियों को भी ऐसा है कि माचो लड़के उनको अच्छे लगते हैं, वो लड़के जो चीखे चिल्लाए, लड़कियों के लिए झगड़ा करे, दूसरों से मारपीट करे, वो हमें अल्फ़ा मेल या बहुत अट्रैक्टिव मेल लगते हैं। पर यही लड़कियां जब ऐसे लड़कों से शादी करती है तो ज़िंदगी भर पछताती है। तो ये एक बहुत गलत हमने एक स्टीरियोटाइप बना दिया और जो लड़के इसमें फिट नहीं होते हैं उन बेचारों का बुलिंग होता है, लड़कियां उनकी तरफ देखती नहीं हैं, लड़कियां उनको अप्रिशिएट नहीं करती और उनको ऐसा
फील कराया जाता है कि वो अच्छे नहीं हैं और लड़कियों के लिए वो अट्रैक्टिव भी नहीं है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लड़कों पे प्रेशर आ जाता है, ना चाहते हुए भी वो ये मैस्कुलिन ढांचे में फिट होना चाहते हैं। और ये जेमी जैसा लड़का जो सीरीज़ में दिखाया है, जिसको आर्ट पसंद है, जिसको ड्राइंग पसंद है, वो बड़ा सेंसिटिव, सॉफ्ट और बड़ा ही इंटेलिजेंट बच्चा है, बट ये बुलिंग की वजह से उसको ऐसा फील होता है कि मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ, मैं मैस्कुलिन नहीं हूँ, मैं सही नहीं हूँ। और जो कुछ उसने किया वो कहीं ना कहीं ये ऑनलाइन बुलिंग की वजह से ही किया। तीसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब बच्चे का बुलिंग होता है, जब बच्चे को बार बार उसको शर्मिंदगी फील कराई जाती है, उसको ह्यूमिलिएट किया जाता है, उसको जलील किया जाता है, उसको इंसल्ट किया जाता है लड़कों के सामने, क्लासमेट्स के सामने, तो उसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, बहुत ही ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं रेज, भरने लगती है। चाहे वो पुलिस के सामने खड़ा ना हो पाए, पर अंदर ही अंदर उसके अंदर एक जैसे गोला बारूद जितना अंदर भरा रहता है। और बार बार ये बुलिंग होने से उसके अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो होता ही है, बट साथ साथ गुस्सा भी बहुत भरा था। और ये गुस्सा अलग तरीके से बाहर आता है, जैसे जेमी के केस में जब एक टिपिंग पॉइंट आ गया, तब वो गुस्सा इस प्रकार से आया कि उसने चाकू लेके वो लड़की को अटैक किया। और जैसे उसने कहा, उसका शायद उसका खून करने का इरादा था ही नहीं, पर जब उसको गुस्सा आया तो वो सारा अपना सॉफ्ट, सेंसिटिव, अपना होशियार जो उसका नेचर था वो सारा साइड पे आ गया और वो गुस्से ने उसको हाईजैक कर लिया और गुस्से में आके उसने ऐसा किया। तो बुलिंग एक बहुत खतरनाक चाइल्डहुड ट्रॉमा है। इसके जो फिजिकल बुलिंग है, जिसमें लड़के या लड़कियां दूसरों को मारपीट करते हैं, ये वो करते हैं, उसके तो स्कार्स शायद दिखते हैं, पर जो भावनात्मक तौर पे बुलिंग होता है, जैसे बॉडी शेमिंग है, जैसे लड़कों को लड़की जैसा है बुलाना, छक्का बुलाना, या लड़कियों को भी अपनी मोटी बुलाना, काली बुलाना, तो बॉडी शेमिंग बुलाते हैं। या तो फिर इमोशनली जो बुलिंग करते हैं, जैसे स्टूपिड बोलना, इडियट बोलना, या उसको अकेला कर देना, ये सब चीज़ों का जो है इफ़ेक्ट बहुत गहरा होता है और ज़िंदगी भर तक चलता है। तो हमें एज़ पेरेंट्स और एज़ स्कूल अथॉरिटीज़ बुलिंग को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि छोटी मोटी बातें बच्चे स्कूल में करते हैं, बड़े होकर सब ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है। इसकी जो असर है ये बड़े होने तक, ज़िंदगी भर तक रहती है और बहुत गहरी रहती है। और कई बार ये बच्चे जो बुली का शिकार होते हैं वो खुद या तो बुलिंग करना शुरू कर देते हैं, या ये जेमी की तरह कभी कभार ये जो अंदर दबा हुआ गुस्सा है, जो हेल्पलेसनेस है, जो डर है, वो सारा इस तरह से कुछ अनाप शनाप करके बाहर निकल आता है। तो ये भी एक बहुत सीरियस बात है। एक और चीज़ मैं पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कि बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो 27-28 साल तक पूरी तरह से नहीं होता है। मतलब जो ब्रेन का हिस्सा है जो इम्पल्सिव बिहेवियर जनरेट करता है, क्रिएट करता है, वो पूरी तरह डेवलप्ड है। बट जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो ब्रेन का हिस्सा है, जो लॉजिकल रैशनल थिंकिंग देता है, जो आज किए हुए कार्य का आगे क्या परिणाम होगा वो सोचने की क्षमता देता है, ये ब्रेन का हिस्सा 27-28 साल तक पूरी तरह डेवलप नहीं होता है। जो ब्रेन का हिस्सा आपके इम्पल्सिव बिहेवियर को कंट्रोल करता है वो भी पूरी तरह से 27-28 साल तक डेवलप नहीं होता है। इसका मतलब ये कि आपका टीनेजर चाहे कितना भी पढ़ाई लिखाई में होशियार हो, चाहे कितना भी चीज़ें कर रहा हो, आपको लग रहा है कि बहुत होशियार है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, बट फिर भी ये ब्रेन के सेंटर्स अगर उसमें डेवलप नहीं है तो वो जेमी की तरह कुछ भी आवेग में आके, कुछ भी इम्पल्स में आके कर सकता है। और ये उसकी गलती कई बार नहीं है, क्योंकि उसके ब्रेन सेंटर्स ही पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं। और इसीलिए ये उम्र ही ऐसी है जहाँ पे इन टीनेजर्स को जो भी दिखाया जाए, जो भी एक्सपोज किया जाए, उसमें बहुत इजीली उनका ब्रेन वॉश हो सकता है। तो टीनेज ईयर्स कुछ इस प्रकार के हैं कि इनका ब्रेन भी कुछ इस प्रकार का है कि बहुत इजीली इनको इम्प्रेस किया जाता है, बहुत इजीली इनको ब्रेन वॉश किया जाता है, और इनको लॉजिकली अपने कार्यों को समझने की क्षमता अभी तक नहीं डेवलप हुई है, चाहे कितना भी पढ़ाई लिखाई में होशियार क्यों ना हो बच्चा। तो इसलिए हमें बच्चों को ज़्यादा संभालना है, और ये अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका बच्चा अपने कार्यों की जो समझने की क्षमता रखता हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये भी कहूँगी कि एज पेरेंट्स हम क्या कर सकते हैं। देखिए, ये सीरीज़ में पेरेंट्स की हेल्पलेसनेस दिखाई गई है। पेरेंट्स बेचारों ने जितना हो सके उतना बच्चे के लिए किया। पहले बच्चे को, उसके पापा जो है मैस्कुलिन है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, लगा था कि मेरा बेटा मेरे जैसा हो, फुटबॉल में डाला, रेसलिंग में डाला, बट पता चला कि बेटा ऐसा नहीं है, बेटा थोड़ा सा सॉफ्ट है, थोड़ा सेंसिटिव है, और उसको ऐसी चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो पेरेंट्स ने फिर उसको वीडियो गेम्स दिलाई और घर पे उसको कंप्यूटर पे खेलने दिया।
तो पेरेंट्स तो अपने तरीके से बच्चे के लिए जितना भी करें वो सही ही करते हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़े से पेरेंट्स अगर ज़्यादा बच्चे की लाइफ में इन्वॉल्व रहे तो शायद इस हद तक बात ना पहुँचे। ये सीरीज़ में दिखाया है कि जेमी का इतना ऑनलाइन और स्कूल में भी बुलिंग हो रहा था, पर शायद इसके माँ बाप को बिल्कुल इसके बारे में पता ही नहीं था। दोनों पेरेंट्स काम करते थे, शायद दोनों पेरेंट्स इमोशनली भी इतने बच्चे के साथ कनेक्टेड नहीं थे, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि बच्चा 8-9 महीने तक जब प्रिजन में था तो इसमें दिखाया नहीं है कि वो बार बार उसको मिलने जाते हैं या उसको हग करते हैं या उसको कंफर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सीरीज़ में दिखाया कि माँ बाप खुद अपने खुद के ट्रॉमास की वजह से शायद इमोशनली शट डाउन हो सकते हैं। जेमी के पिताजी ने तो बताया है सीरीज़ में कि उनके पापा उनको बेल्ट से हर रोज़ मारते थे, तो उनको ये था कि मेरे बेटे के साथ मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। तो हाँ, उन्होंने अपने पापा की पैटर्न नहीं फॉलो की, पर शायद उनके ट्रॉमा की वजह से वो इमोशनली भी शट डाउन थे, तो अपने बच्चे की जो दुख है, जो बच्चे की तकलीफ़ है, वो शायद देख नहीं पाए, जो कि बुलिंग और स्कूल के एनवायरनमेंट के रिलेटेड थी। जेमी की मम्मी का कोई अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप था ही नहीं, बोलने का भी संबंध नहीं था, तो शायद ये बताता है कि शायद उसकी मम्मी का भी बचपन कुछ ठीक नहीं रहा होगा। तो इसकी वजह से जब पेरेंट्स खुद बहुत स्ट्रेस तनाव में होते हैं, खुद के ट्रॉमास होते हैं जो अनरिजॉल्व है, और खुद दोनों काम करते हैं, तो बच्चों के फिजिकल कंफर्ट दे पाते हैं, बच्चों को अच्छा खाना पीना, स्कूल पढ़ाई लिखाई क्या सब दे सकते हैं, बट बच्चों के जो इमोशंस हैं, बच्चों के फीलिंग्स हैं, बच्चों की छोटी छोटी जो इनकी तकलीफ़ है, ये शायद पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको समय नहीं होता, उनके पास इमोशनल इतनी एनर्जी नहीं होती, और इस तरह से कई बच्चे फिर इस तरह से हाथ से छूट जाते हैं। तो पेरेंट्स को मैं यही कहूँगी कि आप चाहे 10 क्लासेस में मत डालो बच्चे को, शायद उसको बेस्ट स्कूल में नहीं डालो, पर बच्चे के साथ अपना रिश्ता, अपना कनेक्शन ज़रूर बनाए रखो, ताकि ऐसी चीज़ें होने से पहले आप उसको पकड़ पाए। क्योंकि देखिए, बच्चों को सब फिज़िकल चीज़ें ज़रूरी नहीं है इतनी कि उनको इमोशनल और मेंटल सपोर्ट पेरेंट्स के साथ चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि एज़ पेरेंट्स 2-3 चीज़ें हैं। पहले तो ये सीरीज़ देख के ये मत सोचे कि आपका बच्चा ऐसा ही करेगा और ये सब बच्चे ऐसा करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, सब बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। ये भी समझना ज़रूरी है कि एज़ पेरेंट्स हम हमेशा सब कुछ सही नहीं कर सकते हैं। एज़ पेरेंट्स हम 100 on 100 पेरेंटिंग में नहीं ला सकते हैं मार्क्स, तो कई चीज़ें हमसे छूट जाती है, वो भी ठीक ही है। पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा कनेक्शन बनाए रखें, और बुलिंग जैसी चीज़ आप लाइटली ना लें, क्योंकि इससे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है बच्चों पे। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मत समझिए कि बच्चा रूम में है तो सेफ़ है। अगर बच्चे के हाथ में सोशल मीडिया और फ़ोन है तो दुनिया बच्चे के हाथ में है, वो दुनिया जिससे आप अपने बच्चे को बचाना चाहते हो, वो दुनिया जिसमें कोई फ़िल्टर्स नहीं है, जहाँ पे एडल्ट कंटेंट हो सकता है, पोर्नोग्राफी हो सकता है, साइबर बुलिंग हो सकता है, वो दुनिया जहाँ पे बच्चे ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जो आप शायद उनको कभी ना दिखाएं, वो सारी दुनिया आप उनको उनके हाथों में दे देते हो। और दे देने के बाद अगर आप मॉनिटर नहीं करते हो, अगर देखते नहीं हो कि बच्चा क्या कर रहा है फ़ोन पे, अगर आपने पेरेंटल कंट्रोल्स नहीं डाले हैं, तो इससे बहुत बुरा हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने बच्चों के लाइफ में इन्वॉल्व रहिए, इतना ज़्यादा भी ना इन्वॉल्व रहिए कि बच्चा बिल्कुल आपको नफ़रत करने लगे। हेलीकॉप्टर पेरेंट मत बनिए, पर एक बैलेंस्ड अप्रोच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये मेरे कुछ थॉट्स थे। लास्ट एक मेरा विचार है जो मेरे थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट मित्रों के लिए है, वो है कि ये बच्चे ने जो किया, वो मेरे हिसाब से अगर हम पार्ट्स वर्क के नज़रिए से समझें तो जेमी है, उसका खुद का पर्सनालिटी एक बहुत सॉफ्ट, सेंसिटिव, इमोशनल बच्चा है, बहुत होशियार है, समझदार है, उसको सब पता है कि क्या सही है गलत है। बट इतना सारा उसका जो बुलिंग हुआ था और इतना सारा उसने सहन किया था ऑनलाइन और ऑफलाइन, इसकी वजह से उसके अंदर एक और पार्ट क्रिएट होने लगा जो मैस्कुलिन बनना चाहता था, जो लड़कियों के पर बदला लेना चाहता था, जो बहुत गुस्से से भरा था, और ये पार्ट उसके अंदर दबा हुआ था। बट जब ये लड़की ने उसको रिजेक्ट किया तो वो पार्ट बाहर आया और उसने अपनी सारी जो ओरिजिनल जेमी की पर्सनालिटी है उसको हाईजैक कर ली। तभी शायद शुरू में जेमी कह रहा था कि ये मैंने नहीं किया है, मैं ये था ही नहीं। तो ये हो सकता है कभी कभी कि हमारे अंदर जो छुपे हुए ये पार्ट्स हैं हमारे, वो जब हाईजैक कर लेते हैं हमारी पर्सनालिटी, तो हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर, हमारा आवाज़ तक बदल जाता है। और ये पार्ट्स कुछ और बाहर की नहीं है, हमारे ही पार्ट्स हैं जो
ऐसे अनुभवों से बनते हैं। तो हमारे अंदर अगर एक कॉन्फिडेंट पार्ट है तो एक हेल्पलेस पार्ट भी हो सकता है, एक गुस्सा वाला पार्ट हो सकता है, एक जजिंग पार्ट हो सकता है जो कॉन्स्टेंटली हमें जज करता हो, एक बहुत ही सेंसिबल पार्ट भी हो सकता है जो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें, बहुत ही सेंसिबल बातें करता हो। बट जब हमारे ये जो हर्ट वाले पार्ट्स हैं, जैसे हेल्पलेस पार्ट, एंग्री पार्ट, फ्रस्ट्रेटेड पार्ट, जब ये ट्रॉमा से भरे पार्ट्स जब एक्टिवेट हो जाते हैं, जब बहुत पावरफुल हो जाते हैं, तो वो हमारी सारी अकल बुद्धि हाईजैक कर लेते हैं और हमें ऐसी चीज़ें करवाते हैं जो बाद में हमें जिसका पछतावा होता है। तो ये एक गहरा साइंस है जिसको हम पार्ट्स वर्क या साइकोसिंथेसिस कहते हैं। हम मॉड्यूल 4 में हमारी ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि किस तरह से पार्ट्स वर्क करके हम ऐसे लोगों के लाइफ में एक बैलेंस ला सके, एक हीलिंग ला सके। क्योंकि कई बार ये पार्ट्स कॉन्फ्लिक्टेड भी होते हैं। हमारे अंदर एक पार्ट होता है जिसको फुटबॉल खेलना है, एक पार्ट होता है जिसको नहीं लेना है, एक पार्ट होता है जिसको साइंस लेना है, एक पार्ट को आर्ट्स लेना है। तो कई बार हमारे अंदर ही ये हिस्से हमारे अंदर ही एक वॉर क्रिएट करते हैं और इसको भी ठीक करने के तरीके हैं। तो कंक्लूडिंग मैं यही कहूँगी कि सीरीज़ ज़रूर देखिए एडोलेसेंस, पर इसको देख के डरिए मत। इसको देख के सिर्फ ये समझिए कि एज पेरेंट्स हमें थोड़ा अपने बच्चों के साथ कनेक्शन बनाए रखना है और थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि बच्चों को हम क्या दे रहे हैं।